अभी क्या होने वाला है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर। मेन टॉपिक है, इसके आगे और भी कई सारे तरह की चीजें होंगी। तो हम ये चीजें हम क्लास के बाद में अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक आपने सुना होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या यूज होता है, क्यों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम फिल करते हैं कैपेसिटर, और एनर्जी स्टोर पे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। अब देखते हैं हम एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर। जैसा कि आपने कैपेसिटर पढ़ा था, कैपेसिटर दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव चार्ज होती है, एक नेगेटिवली चार्ज होती है, जैसे कि ये आपको दिख रही है। दो प्लेट्स हैं, किसी थोड़े से डिस्टेंस पे रखी होती हैं, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड होती है। अब बैटरी से कनेक्टेड होती हैं तो इनके बीच में एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारा इस पे पोटेंशियल कितना है, ये आपकी हायर पोटेंशियल है, ये आपकी क्या होगी हायर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V होगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा 0, क्योंकि देखो ये जो V होता है ना, पॉजिटिव वाली साइड पे V होता है और नेगेटिव वाली साइड पे 0 होता है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है एक्चुअली में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब अच्छा एक बात बताओ, हर चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है कि नहीं? आप लोग रेस्पॉन्स करो साथ ही साथ, अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क किया जाएगा, मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाया हमने, तो हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए जो बैटरी को जो काम करना पड़ रहा है, वो काम जो वर्क है वही जो कैपेसिटर में एज अ एनर्जी स्टोर होगा। यानी कि यहाँ से कोई चार्ज उठाया, यहाँ से चार्ज उठा के इस पॉजिटिव प्लेट तक लेके गए, उस पॉजिटिव प्लेट तक ले जाने के लिए जो बैटरी को जो काम करना पड़ेगा, वो जो वर्क अप्लाइड होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये क्या हुआ है, जब प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट। अब जो मैंने यही बोला है कि देखो, द मूवमेंट ऑफ चार्जिंग स्टार्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में, देखो टू ट्रांसफर द चार्ज अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अगेंस्ट का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के अपोजिट। जैसे अगर कोई चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो हो रही है, तो वो क्या है, अलोंग द पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हायर पोटेंशियल से कोई भी चीज लोअर पोटेंशियल में तो इजीली आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं पोटेंशियल वाला डिफरेंस, तो आपके घर में जो टंकी होती है पानी की टंकी होती है, यस सर। तो आपके घर में जो पानी की टंकी है, उससे आपके नल में पानी आने के लिए, टंकी आपकी हायर पोटेंशियल पर रखी हुई है, आपका नल है लोअर पोटेंशियल पे, मान लो छत पर टंकी रखी हुई है, आप नीचे बाथरूम में पानी निकाल रहे हैं, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे पानी को आने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप ग्राउंड से टंकी में पानी पहुंचाते हो, ग्राउंड से टंकी में पानी पहुंचाते हो, इसका मतलब आप अगेंस्ट द पोटेंशियल काम कर रहे हो, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चीज को पहुंचा रहे हो, तो आपको वर्क करना पड़ता है, इसीलिए आपको मोटर लगाना पड़ता है। सिमिलरली हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है लोअर पोटेंशियल पे और पॉजिटिव चार्ज है हायर पोटेंशियल पे। अगर हमें नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज पे पहुंचाना है, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो इस चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम बोलेंगे एनर्जी स्टोर। जो वर्क करेंगे हम, वही एज अ एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? यस सर। अब हम आते हैं इसके एक्सप्रेशन पे, कैसे एक्सप्रेशन निकालते हैं। देखो मान लो कोई डीक्यू चार्ज है, कोई छोटा डीक्यू चार्ज है, उसको हमें यहां से यहां तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ता है। इन प्लेट्स की डिस्टेंस मान लो डी है, दोनों की प्लेट की डिस्टेंस है डी प्लेट है, डी डिस्टेंस है। मान लो कोई डीक्यू चार्ज था और उसको यहां से यहां ले जाने में, अच्छा आपको अगर याद हो तो
वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, ये तो हमारा Displacement। उसमें था ना, ये तो उसमें था आपका, किसमें? अरे क्लासिकल मैकेनिक्स का फॉर्मूला था वो। देखो अभी आप क्या निकाल लो कि देखो, अब डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू लिख सकते हैं हम, फॉर्मूला पढ़ा था आपने। Yes, sir. चार्ज ट्रांसफर पोटेंशियल डिफरेंस वी वर्क डन इज डी यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? वर्क डन के, वर्क डन का वी डी क्यू। अब देखो इसको क्या किया हमने, v को हमने q अपॉन सी लिखते हैं, q इक्वल टू cv से, q इक्वल टू cv होता है। यस सर। तो यहां से क्या किया हमने, v की जगह पे क्या लिख दिया, q अपॉन c। v की जगह पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे v की जगह हमने पुट किया q अपॉन c dq। अब हमें जब टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल हमने ये क्या निकाला है, हमने निकाला एक छोटे चार्ज को, एक स्मॉल चार्ज को इस वाली प्लेट से यहां तक ले जाने के लिए वर्क कितना करना पड़ रहा था, वी डी क्यू काम करना पड़ रहा था एक छोटे चार्ज को। मान लो एक डी क्यू चार्ज था, उसको इस प्लेट से, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक ले जाने के लिए काम करना पड़ रहा था वी डी क्यू। तो हमने वी को क्या पुट किया, क्यू इक्वल टू सीवी से क्यू अपॉन सी पुट कर दिया, क्यू अपॉन सी पुट किया और डी क्यू आपका डी क्यू है। और मैं टोटल चार्ज, मान लो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो सबको ले जाने के लिए यहाँ पे इस प्लेट पे निकालने के लिए क्या हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। Yes, sir. का अगर आपको याद हो तो हमें पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालते हैं, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने क्या किया, जीरो से क्यू चार्ज, हमें टोटल चार्ज कितना ले जाना है, क्यू चार्ज, मान लो इसका टोटल क्यू चार्ज था, तो जीरो चार्ज से क्यू चार्ज तक ले जाने के लिए तो क्या होगा, क्यू अपॉन, जैसे एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, यू इक्वल टू जीरो से क्यू डी डब्ल्यू। ठीक है, कितना काम करना पड़ेगा। अब देखो डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, इसमें u इक्वल टू जीरो से q, डी डब्ल्यू की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसका इंटीग्रेट जब करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा इसका, 1/2 q स्क्वायर बाई सी आएगा कि नहीं आएगा। अरे q का q के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो q स्क्वायर बाई 2 होगा ना। सिमिलर Yes, sir. इसको सॉल्व करने के बाद एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका ये वाला, u इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर डिवाइडेड बाई c। अब देखो q स्क्वायर डिवाइडेड बाई c है, तो जैसा कि हम जानते हैं q इक्वल टू हमारा cv होता है। अगर हमें किसी और टर्म में आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, q की जगह पे क्या लिख देंगे हम, cv पुट कर दो, q की जगह पे cv पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। तो देखिए q की जगह पे सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे q की जगह पे सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी से सी कट जाएगा, सी एक रह जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे जो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर के फॉर्मूला आ गया, एक तो आया u इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, एक आया हाफ सी वी स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला है, हालांकि आपको याद भी होगा पहले से, हाफ सी वी स्क्वायर। अब होता क्या है, ये हम फॉर्मूले डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो कैपेसिटर दिया, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, किसी कैपेसिटर का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पूछा है, या फिर हमें किसी में अगर चार्ज दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले इसलिए हैं कि जब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दिए हुए हैं तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूले याद रखने, और मेन कंसेप्ट क्या था वर्क डन का, कि हमारा जो चार्ज है नेगेटिव प्लेट से जो पॉजिटिव प्लेट पे लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, वही हमारा एज अ एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर में। क्लियर है आपको? यस सर। Yes, sir. कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और देखो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पे, सीवी में अगर, अच्छा एक काम करो, सीवी में हमें क्या करना है, सी की जगह पे पुट करते हैं हम क्यू अपॉन वी पुट कर देंगे सीवी की जगह पे। देखो हाफ इंटू सी की जगह पुट कर दो हम क्यू अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर। तो देखो इस स्क्वायर वाला इससे कट जाएगा, तो हाफ सी भी बचेगा, हाफ क्यू भी बचेगा। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। वैसे तीनों फॉर्मूले क्वेश्चंस में कब कौन सा फॉर्मूला याद आ समझ में वो आ जाए, सेट हो जाए, वो आपको क्वेश्चंस देख के अपने आप समझ में आ जाएगा। सर इसमें क्यू दिया है, वी दिया है, हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, हम सिंपली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
तीन टर्म है, तीनों के टर्म में वो दे दिया है। अब आपको एक सेकंड, ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है इसमें। अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यार। फास्ट करो बच्चे, थोड़ा सा फास्ट। हो रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. करो करो फिर, हो रहा है। हो रहा है कि नहीं बेटा? किसी का हुआ आंसर क्वेश्चन? बताओ तो सही आप लोग, आ रहा है नहीं आ रहा है? तो समझ में आ रहा है कैसे होगा? अप्रोच अप्रोच समझ में आ रही है कुछ किसी को? आपको पहले कैपेसिटेंस निकालना है, 1 का 2, 2 का 100, मेकअप का 37 आया, 37 जो पहले था। निशांत का आंसर आया 200। ठीक है, वेट करते हैं निशांत अभी थोड़ा सा, बाकी लोग भी कर लें। वेट एंड वॉच क्या होता है। क्योंकि टाइम थोड़ा कम है इसीलिए चलो हम खुद करते हैं। देखो, एप्सिलॉन आर आपको दिया हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी,
आपका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्या होता था, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए इंटू ए अपॉन डी। अगर ये नहीं दिया होता था तो डायरेक्ट आपको आपने फॉर्मूला याद होगा आपको, एप्सिलॉन ए अपॉन डी, कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला था। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसका एप्सिलॉन आर और आ जाता है, उसका सिंपली आपको मल्टीप्लीकेशन करना था। तो मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कर दो 8.85 10 टू द पावर 12 इंटू, और ए दिया है आपको कितना 6 मीटर उसका है, देखो ए दिया हुआ है आपको 6 मीटर उसका है, 6 अपॉन, और डी कितना दिया हुआ है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन 6 mm, 6 mm आपको ये दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमारा आंसर ये आ जाएगा। देखो बेटा थोड़ा सा टाइम की कमी है, इसलिए कैलकुलेशन का और इसका टाइम बचे, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? रेस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है। अब देखो हमें क्या चाहिए था, एनर्जी स्टोर। अब हमें एनर्जी स्टोर चाहिए तो उसके लिए हम एक तो वैसे भी निकाल सकते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ था 10 वोल्ट दिया हुआ था और हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया। हम वैसे भी निकाल सकते थे किसके, कौन से फॉर्मूले से, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है V दिया हुआ है और हमें C निकाल लिया हमने, तो हम इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। लेकिन इसने क्या किया है, सिंपली स्टोर चार्ज निकाल दिया है Q इक्वल टू CV से। Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगाया, C कितना निकाला है 44.25 नैनो फैराड। नैनो फैराड का मतलब 10 टू द पावर माइनस के 9 इंटू V कितना है 10, तो आपका ये आ गया चार्ज कितना होगा, ये आपका चार्ज आ गया। अब सिंपली फॉर्मूला लगा दिया हाफ CV स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में, उसका फॉर्मूला लगा दिया हाफ CV स्क्वायर। अब हाफ C इंटू V स्क्वायर, V देखो ये 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, 100 हो गया, तो आपका सिंपली फाइनल आंसर आ गया 2.21 माइक्रोजूल, 2.21 माइक्रोजूल। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको शायद ये थोड़ा सा आई थिंक लग रहा था कि आपको ये नहीं पता होगा। अभी आगे चल के पता चलेगा डाइलेक्ट्रिक का मतलब कि कैसे डाइलेक्ट्रिक का होता है, क्या मतलब उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कैपेसिटेंस पर। ये समझ में आया सब लोगों को ये क्वेश्चन? यस सर। क्लियर है सबको? आगे बढ़े? यस सर। आप सब लोग रेस्पॉन्स करो, सब लोग, तभी समझ में आएगा मुझे। अच्छा अभी तक हमने पढ़ा एनर्जी कितना स्टोर कर रहा है कैपेसिटर। अब हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, ये हमें पता है हाफ CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। अब हमें ये भी पता है कि जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है सिंपली वाला कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि E इंटू D होता है फॉर कैपेसिटर E इंटू D होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, जो हाफ CV स्क्वायर है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू पुट कर देते हैं और E इंटू D वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या होगा, इस CV स्क्वायर की C की जगह पर ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D पुट किया और यहां से पुट कर दिया E इंटू D। अब E इंटू D यहाँ से V की वैल्यू E इंटू D और यहाँ से ये पुट किया, तो हमारा देखोगे V का स्क्वायर है तो E स्क्वायर D स्क्वायर होगा, तो E स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ से होगा कि नहीं। ये V है तो इसका E स्क्वायर D स्क्वायर होगा, इसका एक D से D कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर जाके एक D बचेगा, आपका ये एनर्जी आ गई किसके टर्म में, एप्सिलॉन A D और E के टर्म में, आपके CV दोनों गायब हो गए इसमें से। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, U अपॉन AD। U अपॉन AD का मतलब होता है वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ बोलो या डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर बोलो। यहाँ पर लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर, तो हम उसको D ले रहे हैं। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को तो हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं कि नहीं भाई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। तो हम इसी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, तो हमारी कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी क्या आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। कैसे आई, हमें पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता था, कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस का हमने वैल्यू दोनों की पुट की
और U अपॉन एडी किया तो हमें फॉर्मूला मिल गया एनर्जी डेंसिटी का। अब इसके बाद में इसकी एसआई यूनिट क्या होगी भाई, जैसा कि हमें पता है यहाँ से लेफ्ट साइड से एनर्जी की यूनिट जूल, और जूल अपॉन इसकी मीटर की होगी कि नहीं होगी, एडी की, ए की मीटर स्क्वायर और डी मतलब मीटर, तो मीटर की तो जूल पर मीटर क्यूब या फिर जूल मीटर की पावर -3। अब हम आते हैं एनर्जी डेंसिटीज जनरलाइज एज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे कैसे, सीरीज पैरेलल वाले। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ पढ़ेंगे कि अगर हम कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन करें तो हमारा एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहले हम लेते हैं सीरीज वाला कॉम्बिनेशन। हमने पहले क्या पढ़ा था, कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल पढ़ा था, किसके लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड के लिए। वही एनर्जी कितना स्टोर करेगी अगर हम 4 कैपेसिटर लगा रहे हैं। मान लो हमने 4 कैपेसिटर, 1 कैपेसिटर 2 3 4 सीरीज में लगा दिए, तो वो कितनी टोटल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, या फिर 4 पैरेलल में लगा दिए या 2 पैरेलल में लगा दिए तो कितनी एनर्जी वो स्टोर करेंगे, इस चीज की कैलकुलेशन अब हम करने वाले हैं। तो हमारा ये इक्विवेलेंट का पैरेलल, जब सीरीज में वो होते थे कैपेसिटर होते थे, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला होता था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। अब हम क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला पता है एनर्जी स्टोर्ड का, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब हम क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेते, क्योंकि सीरीज में क्या होता था, चार्ज कॉमन रहता था, चार्ज सब पे सेम रहता था। अरे देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे था, एक कैपेसिटर ऐसे है, एक कैपेसिटर ऐसे है, एक कैपेसिटर ऐसे है। अगर मान लो इसको बैटरी से जोड़ दो तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर तो सेम रहेगा ना। यहाँ से क्यू चार्ज अगर जा रहा है तो इस पे भी क्यू होगा, C1 पे भी क्यू होगा, C2 पे भी क्यू होगा, C3 पे भी क्यू होगा। अब इसमें चाहे 1000 कैपेसिटर हो, सब पे चार्ज सेम होगा। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया कि हाफ क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और यहाँ से C क्या है, इक्विवेलेंट चार्ज है, ये इक्विवेलेंट, ये एक्चुअली में इक्विवेलेंट चार्ज है, इक्विवेलेंट चार्ज कह रहा हूं सॉरी, कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू डाली 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे करके n तक। अब मुझे ये बताओ, जब हाफ क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये एक्चुअली में हाफ क्यू स्क्वायर C1 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर C2 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर C3 ये बनेगा कि नहीं बनेगा, आगे चल के इनफाइनाइट तक जाएगा ये, जहां तक जा सकता है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये क्यू स्क्वायर C1, क्या ये एनर्जी स्टोर्ड बाय फर्स्ट कैपेसिटर है, क्या ये U1 है, क्या ये U2 है, एनर्जी स्टोर्ड बाय सेकंड कैपेसिटर है कि नहीं, और ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड बाय थर्ड कैपेसिटर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारी जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी जो होगी, जो स्टोर्ड बाय ऑल कैपेसिटर होगी, वो हर एक ने जितनी एनर्जी स्टोर्ड की है उन सबके सम के इक्वल होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, सबके सम के इक्वल होगी। तो सिमिलरली ये हमारा हो गया सीरीज कनेक्शन। अब हम आते हैं पैरेलल के लिए। अब पैरेलल के लिए क्या होता है भाई, पैरेलल में क्या होता है कि जैसे ये कैपेसिटर है, फिर आपका ये कैपेसिटर आ गया, मैं 3 का ही एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। मान लो ये एक कैपेसिटर आ गया, इसमें क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होता। आपको याद है मैंने पढ़ाया था आपको, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है इसमें। ये मान लो V है, ये C1 मान लेते हैं इसको, C2 मान लेते हैं इसको, C3 मान, लेकिन इसमें चार्ज अलग अलग होता है। ये मान लो Q1 है, इसमें Q2 आएगा और इसमें Q3 आएगा, ठीक है। अब तीनों में चार्ज अलग है, तो हमारा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने ये वाला पढ़ा था, C = C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू n तक, कितने भी कैपेसिटर हो इन सबको सिंपली जोड़ देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब हमें ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी जस्ट पढ़ा है, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का। अब हम इसमें क्या करेंगे, C की वैल्यू पुट कर देंगे। V क्या था, सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को अलग रखा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 C5 तक। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, पहले की तरह, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाफ V स्क्वायर C1 प्लस हाफ V स्क्वायर
C2 प्लस हाफ V स्क्वायर C3 डॉट डॉट डॉट। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एनर्जी है वो कैपेसिटर 1 ने स्टोर की होगी, ये जो एनर्जी है वो कैपेसिटर 2 के द्वारा स्टोर की गई है, और ये जो एनर्जी है वो कैपेसिटर 3 के द्वारा स्टोर की गई है। क्या बोल सकता हूँ ये, क्योंकि हाफ V सब में सेम है, V स्क्वायर इनटू C2 C1 C2 C3 C1 C2 C3 क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर्स जो जितने दिए हुए हैं उनका कैपेसिटेंस है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल एनर्जी इसमें भी सम के इक्वल होगी, U1 U2 U3 इसके इक्वल होगी। समझ में आ रहा है सबको? आप लोगों का Yes, ये sir. रेस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ क्या। बहुत कम रेस्पॉन्स मिल रहा है आपका। ठीक है, अब देखो जब टोटल एनर्जी इसमें भी सेम आई तो अब हम क्या करेंगे। अब भाई होता क्या है, जब चार्ज होता है कैपेसिटर, देखो जब मैंने जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाया जाता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाया जाता है तो हम इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये क्या हो रहा होता है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है उस टाइम पे। तो आपने देखा होगा कैपेसिटर गर्म भी हो जाता है। पंखे में आप देखोगे जब पंखा चल रहा होगा ना, तो जब पंखा बंद करके तो आप जब कैपेसिटर को कभी छू के देखोगे तो आप देखोगे कि जो कैपेसिटर है वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब अगर वो गर्म हो रहा है तो उसको गर्म होने के लिए कहीं से हीट आ रही होगी, एनर्जी कहीं से तो आ रही होगी ना उसके पास। Yes, sir. तो वही एनर्जी हम निकालने वाले हैं, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन कैपेसिटर इन प्लेट्स। भाई जब ये चार्ज जब शेयर कर रही थी, ये वाली प्लेट इसको चार्ज भेज रही थी, तो एनर्जी में लॉस कितना होगा, तो वो जो एनर्जी में लॉस होगा उसी की वजह से कैपेसिटर आपका गर्म होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह वैलिड होता है। तो हमने माना कि दो कैपेसिटर हैं जिसकी कैपेसिटेंस है C1 C2 और उन पे चार्ज क्या है, अलग अलग चार्ज है, Q1 Q2 चार्ज है, उनके पोटेंशियल क्या है, V1 और V2। अब हमने क्या किया, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, टोटल एनर्जी पहले कितनी एनर्जी थी और बाद में कितनी एनर्जी है, दोनों की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, पहले भी और बाद में भी। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमने क्या किया है इसमें, इस वाले में दो कैपेसिटर ले लिए। पहले क्या हो रहा था, एक कैपेसिटर की हो रही थी, अब दो कैपेसिटर लिए हैं हमने, दोनों को जोड़ा है, एक कम चार्ज था एक ज्यादा चार्ज था, तो हमने उनके कैपेसिटेंस और चार्ज और वोल्टेज तीनों अलग अलग मान लिए। अब हमें टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग और टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग दोनों सेम होंगे। मान लो दो कैपेसिटर है, चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर, मान लो इस पे चार्ज था Q1 और इस पे चार्ज था Q2। अब जब ये कनेक्ट दोनों नहीं किए गए एक दूसरे से, तो अब इन पे चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 है कि नहीं, Yes, sir. टोटल चार्ज। Yes, sir. अब जब ये दोनों कनेक्ट कर दिए गए, मान लो एक वायर से ये दोनों कनेक्ट कर दिए, दोनों कनेक्ट कर दिए, अब चाहे Q1 कुछ इसको चार्ज दे दे या Q2 से ये ले ले, तब भी टोटल चार्ज तो आपका Q1 प्लस Q2 ही रहेगा ना। मान लो Q1 ने कुछ क्वांटिटी ले ली Q2 से, तो Q2 थोड़ा कम हो गया और Q1 थोड़ा ज्यादा आ गया, लेकिन दोनों का सम बराबर होगा हमेशा, होगा कि नहीं। Yes, sir. तो सेम टू सेम कंडीशन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कि टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग और टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। जब दोनों का बिफोर शेयरिंग में क्या था, सॉरी बिफोर शेयरिंग में क्या था, दोनों अलग अलग थे, तो क्या हुआ, C1 V1 प्लस C2 V2, Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगाया है हमने, Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाया है। तो बिफोर में क्या हुआ, पहले वाले पर चार्ज ये था, मान लो आप पहले वाले का इसको मान लेते हैं Q1 इक्वल टू टोटल Q और Q2 मान लो। तो Q1 क्या था इनिशियली, जब कनेक्ट हो गए, जब दोनों कनेक्ट हो गए उसमें सॉरी ये जब दोनों कनेक्ट हो गए तो टोटल कैपेसिटेंस मान लो आपका C1 और C2 हो गया, C1 प्लस C2 इंटू V। ये आपका कब है, जब दोनों कनेक्ट कर दिए गए हैं। और ये कब है, C1 V1 प्लस C2 V2, ये आपका इनिशियली जो चार्ज था उनके ऊपर वो चार्ज है।
अब हम यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बाद में जो पोटेंशियल हो जाता है वो कितना हो जाएगा। बाद का पोटेंशियल हो गया मान लो C1V1, इसके नीचे ये C1 + C2 को भेज दिया, ये आपका हो गया बाद में जो पोटेंशियल, दोनों को कनेक्ट करने के बाद में जो पोटेंशियल आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा तो नहीं है आपको हवा हवा में लग रहा हो कि पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। No, यहाँ पे सिंपल सा हुआ क्या था, हमने पहले किया था एनर्जी कितना स्टोर करता है कैपेसिटर। तो हमने देखा कि भाई हमारा नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट तक ले जाने में जो बैटरी को वर्क करना पड़ता है वो वर्क कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है एज अ इंटरनल एनर्जी। उसी को हम बोलते हैं कि भाई कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है। अब जब एनर्जी स्टोर किया तो हमने उसके 2-3 तरीके देखे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले देखे। उसके बाद हमने देखा कि भाई कैपेसिटर को अगर मान लो कहीं चार्ज की ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो हमको 2 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे। अगर मान लो हमने 2 कैपेसिटर लगाए, 2 कैपेसिटर अगर हमने लगाए तो अगर सीरीज में लगाए तो कितनी एनर्जी स्टोर करेंगे और पैरेलल में लगाए तो कितनी एनर्जी स्टोर करेंगे। तो हमने यहाँ तक 2 फॉर्मूले देख लिए, जैसा कि हम अभी इस यहाँ तक ये वाला पैरेलल के लिए था, इससे पहले हमने सीरीज देखा। अब उसके बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि 2 डिफरेंट कैपेसिटर हैं और दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्ज हैं, कोई कम चार्ज है कोई ज्यादा चार्ज है। जब उन दोनों को कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा। अब हम ये इस वाली कंडीशन पे काम करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब हम देखते हैं कि अब टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग क्या होगा। टोटल एनर्जी क्या हो रही थी, अभी देखो दोनों में टोटल एनर्जी क्या थी, U इनिशियल मान लो तो U1 + U2 ही तो होगी, Yes, होगी sir. कि नहीं भाई। चाहे Yes, sir. चाहे कैसे भी कनेक्ट कर लो, सीरीज में कर लो चाहे पैरेलल में कर लो, एनर्जी तो भाई सम के इक्वल ही होगी। तो देखो फर्स्ट की मान लो पोटेंशियल एनर्जी हो गई ½ C1V1 स्क्वायर प्लस सेकंड की ½ C2V2 स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग में क्या होगा, आफ्टर शेयर में टोटल कैपेसिटेंस C1 + C2 इनटू V स्क्वायर। अब ये जब देखो चार्ज दोनों सेम थे तो हमारा एनर्जी का लॉस क्या होगा, एनर्जी का लॉस ऑफ एनर्जी। भाई इतना एनर्जी इनिशियली थी और इतना हमारा फाइनल बची, तो हमारा लॉस क्या होगा, लॉस कैसे निकालेंगे, माइनस कर है इनिशियली में हमारे पास इतनी थी, फाइनल में हमारे पास इतनी बची। मान लो आपके पास 1000 रुपीज थे और 10 रुपए खो गए, फाइनली में आपके पास बचे थे 90 रुपए, सॉरी 1000 रुपए, 100 रुपए थे आपके पास। अब आपके पास 90 रुपए है तो आपने कितने खोए, आप कैसे निकालोगे, इनिशियली कितने थे 100 थे, अब कितने बचे हैं 90, तो 100 में से 90 को माइनस करोगे तभी तो आपको लॉस आएगा कि इतने पैसे हमने खो दिए, 10 रुपए हमने खो दिए, 100 माइनस के 90। सेम कंसेप्ट लगाते हैं हम यहाँ पे कि हमारा लॉस इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, कि हमारी जो इनिशियली कितनी एनर्जी थी उसमें से अब कितनी एनर्जी उसको माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस इन एनर्जी आ जाएगा। जी। तो जब हम दोनों को माइनस करके सॉल्व करेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा। थोड़ा सा हार्ड सा लग रहा है लेकिन कोई नहीं, हम इसका भी जुगाड़ निकालेंगे, टेंशन मत लो, इसका भी एक जुगाड़ निकालेंगे सिंपल वाला। अब देखो हमेशा इनिशियल एनर्जी हमेशा फाइनल एनर्जी से ज्यादा होगी, इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 0 से ज्यादा होगा या पॉजिटिव आएगा, ये बोल सकते हैं। Yes, sir. Therefore, there is a loss of energy when 2 charge capacitors are connected. जब 2 चार्ज कैपेसिटर्स हमेशा कनेक्ट किए जाते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है, और द लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर्स एज हीट एंड वायर कनेक्टिंग टू कैपेसिटर मे बी बिकम हॉट। यानी कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है जिस तार से वो कनेक्ट किए गए हैं वो हॉट हो सकते हैं, या फिर कंडेंसर खुद भी या फिर कैपेसिटर खुद भी गर्म हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो कहीं तो जा रही होगी ना कैपेसिटर से, एनर्जी का लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं जा रही होगी, और लॉस होके कहाँ जा रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट जा रही है, हीट की फॉर्म में वो जा रही है। अब हम आते हैं कि कैपेसिटर है कोई, कैपेसिटर के भीतर में अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेट अगर हम लगाते, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब मुझे ये बताओ, मान लो कोई कैपेसिटर है, मान लो ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब इसके बीच में मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है,
यहाँ से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होती है ना, है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब अगर मान लो इसके बीच में ये लगा दिया, इसके बीच में ये लगा दिया, तो होगा क्या, ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब सर देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है कि न तो ये कंडक्टर होता है, न इंसुलेटर होता है, और न ही सेमीकंडक्टर होता है। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि चार्ज फ्लो नहीं होता होने देता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से पास होने देता है। अब अच्छा चलो ये चीज छोड़ो, अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये कोई मटेरियल लगाया है, इधर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ये इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा? Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज है तो ये चाहेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे और इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस वाली साइड में, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। कुछ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे इस एटम से, इस वाले मटेरियल से, और कुछ इसमें से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ आएंगे, फिर आएंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब होगा क्या कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव था इस डायरेक्शन में, लेकिन अब इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बनेगा इसके अंदर, बनेगा कि नहीं? तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हमारा इसके अंदर, जिसको हम ई बोलेंगे। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो होगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है कि नहीं? Yes, ये sir. इस डायरेक्शन में इसके अपोज कर रहा है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम हो जाता है। कम होगा कि नहीं? देखो भाई पहले मान लो इतना था, पहले मान लो 10 था, अब ये अपोजिट में लग रहा है 2, तो अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालोगे तो 10 माइनस के 2 ही तो आएगा, Yes, sir. आएगा कि नहीं? तो यही होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाने के बाद में। अब ये मान लो इसकी थिकनेस है T और ये टोटल डिस्टेंस है D, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? सारी शुरू कराई है, क्या होता था फॉर्मूला, तो बताएगा कुछ? पोटेंशियल डिफरेंस का। अच्छा देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, ई डॉट डी होता है कि नहीं? Yes, sir. ई डॉट डी होता है कि नहीं? अब मुझे ये बताओ ई इंटू डी क्या है, इसके बीच का गैप। अब मुझे ये बताओ जब ये टी में लग गया, टी थिकनेस का ये लगा हुआ, तो ये बची हुई थिकनेस कितनी है, यहां से लेके यहां तक, जिसमें एयर है, यहां से लेके यहां तक। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये वाली जो दोनों डिस्टेंस है ये हमारी डी माइनस के टी है? Yes, sir. डी माइनस के टी है ना। तो हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो हमें हमारा क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस? मान लो पहला तो आएगा V अक्रॉस द प्लेट V1 प्लस V2 मान लो। अब V1 क्या है, V1 है हमारा इस प्लेट के, इसकी प्लेट में जो एयर भरी हुई है ना बीच में, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो E0 मतलब ये वाला इनिशियली जो E0 हो रहा था D माइनस के T, भाई ई डॉट डी है ना, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस अब कितनी बची भाई, टी तो इसने घेर ली, इस मटेरियल ने घेर ली, तो डी माइनस के टी बची ना, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली और ये वाली। तो v इक्वल टू E0 डी माइनस के टी प्लस, अब भाई ये मटेरियल है, इसके कारण भी तो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण भी तो हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो इसके कारण ई एन कितना हो रहा है, तो इसकी वजह से ये डिस्टेंस कितनी है टी, तो ई एन इंटू टी। तो हमारा ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकाला, समझ में आ गया ना आपको? अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है हमारा ई नॉट अपॉन ई एन। ई नॉट अपॉन मतलब, ई नॉट का मतलब होता है जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड था, और अब जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया है। इसके रेशियो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो के जो है ना, के रूप बदलता रहेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में के अलग होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के अलग होगा, यहाँ पे के अलग होगा, के अलग अलग रूप में, अलग अलग चैप्टर में। तो के मतलब वही मत समझना 1/4πε0, वही वाला के नहीं है, ये अलग है। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं ई एन इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, बोल सकते हैं कि नहीं? अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने क्या किया, ई एन की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, इस ई एन की जगह पे ये वाली ई नॉट अपॉन के वाली के पुट कर दी।
अब हम इसमें से क्या करेंगे, ई नॉट को कॉमन ले लेंगे। ई नॉट जैसे ही हमने कॉमन ली तो हमारा फॉर्मूला बन गया डी माइनस के टी प्लस, यहाँ से क्या बचेगा, टी अपॉन के बचेगा, यहाँ से यस सर। यहाँ से टी अपॉन के बचेगा। तो जैसे ही हमने टी अपॉन के किया तो देखो टी अपॉन के, यहाँ से टी अपॉन के होगा। अच्छा एक चीज और बताओ कि आपको क्या, आपको याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट क्या फॉर्मूला होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसमें होती है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस, चार्ज पर यूनिट सरफेस, यानी सिग्मा इक्वल टू आपको फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, नवीन सर ने पढ़ाया होगा आपको कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होता है Q अपॉन A होता है। तो हमने इसकी जगह पे Q अपॉन A पुट किया, एप्सिलॉन पहले से ही था तो हमारा ई नॉट का फॉर्मूला आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा सी वाला फॉर्मूला तो ये तो हम जानते हैं Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला। अब हम इस वाले कंसेप्ट पर आते हैं, यहीं पे अब हमने क्या किया, Q इक्वल टू CV से, तो देखो Q हमारा क्या होता है, Q क्या होता है, देखो यहाँ पे Q की वैल्यू पुट की, यहाँ से ये वाली क्या E एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ से E एप्सिलॉन नॉट A बोल सकते हैं हम इसको। चलो मैं सॉल्व करके, यहाँ से क्या करा है हमने कि C तो आपका ऐसे ही है, Q की यहाँ से वैल्यू पुट की है क्या, E नॉट A एप्सिलॉन नॉट, क्या यहाँ से वैल्यू Q की अपॉन V वाला, V क्या है, ये वाला V लिया है हमने, क्या है आपका E नॉट डी माइनस के टी प्लस टी अपॉन के, यही है। तो देखो यहाँ से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस के टी प्लस टी अपॉन के। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा कि अगर आपका कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी उसके अंदर लगा दिया जाए, किसी कैपेसिटर के अंदर लगा दिया जाए पार्शियली, ऐसा नहीं है फुल होता तो अलग फॉर्मूला होता है, ये पार्शियली लगाया गया है। फुल का भी हम अभी बताएंगे, इससे आगे फुल का तो सिंपल सा एक्सप्रेशन, वो जो आप सिंपल वाला वो निकाल दो कैपेसिटर, उसी में के का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका अगर ये फुल मटेरियल भरा होगा तो वो वाला आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको जब एक और थोड़ा सा कॉमन ले लिया और इसको सॉल्व कर लिया, अब ये फाइनल फॉर्मूला आपका ये भी बोल सकते हो, लेकिन आप इसी को याद रखिएगा, इस वाले फॉर्मूले। मैं इसके लिए एक ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो जैसे मान लो अभी तो आपके पास क्या हुआ, एक मटेरियल लगाया हुआ है, इसमें एक मटेरियल लगा हुआ है, थोड़ी सी एक स्लाइड लेता हूं मैं, ब्लैंक स्लाइड में, उसके बाद उसकी हेल्प से बताता हूँ। एक मिनट ब्लैंक स्लाइड ऐड करता हूँ। अब देखो मान लो वहां पे क्या था, एक मटेरियल लगा हुआ था, मान लो हमारा कैपेसिटर है ये, और ये कैपेसिटर, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है। तो उसमें क्या किया हमने, 4-5 वो लगा दिए, मान लो 2 मटेरियल है या 3 मटेरियल लगे हुए हैं इसमें, या 2 या 3, यानी कि स्लैब मटेरियल की कलर अलग ही था, ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया, एक मटेरियल लगाया मान लो आपने, ये कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया। भाई जब 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिए, अभी हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है किसके लिए, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा। अब अगर 2 लगा दिए तो मान लो ये आपकी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये आपकी। मैं ट्रिक बता रहा हूँ बस आपके, आप इसके बाद में आपके चाहे 10 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा देगा ना, तब भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला मतलब लिख दोगे, आपको वो नहीं करना, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मान लो ये टोटल डिस्टेंस जो है ना दोनों प्लेट्स के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है D, और ये मान लो आपकी है T1, ये थिकनेस है T1, ये मान लो है T2, और ये इसका है K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका है K2।
अब हमें पूछा है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि देखो एक मटेरियल है जिसका d माइनस के टी ए एप्सिलॉन नॉट, देखो ए प्लेट का कांस्टेंट है, ये वाला एरिया कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का भी वही एरिया है, एप्सिलॉन है एयर का वो है, वो मतलब एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है। डी माइनस के टी मतलब जो एरिया बचा हुआ है वो वाला माइनस टी अपॉन के, टी मतलब इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो स्लैब है, हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस है, उसमें अगर के का डिवाइड कर दें तो हमारा वही वाला फॉर्मूला। अब इसके लिए वही उसी वाले कंसेप्ट से हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या आएगा हमारा फॉर्मूला कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, देखो उसमें एक था तो हमें अब देखो अगर हमें खाली स्पेस निकालना है, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, मान लो इस लेंथ से कलर अलग चेंज कर लेता हूँ, इसके लिए मैं रेड ले लेता हूँ। चलो ये हमें रेड से सिंपल निशान बनाऊंगा इसको। ये हमें रेड डिस्टेंस चाहिए अगर, क्योंकि इसी जगह पे एयर है ना, सब पे एयर है कि नहीं इसमें, सर इसमें कुछ भी Yes, नहीं है, sir. मतलब एयर मान के चल रहे हैं। अब हमें एयर वाली डिस्टेंस डी क्या था, डी माइनस के टी, यानी कि वो डिस्टेंस आई थी जिसमें एयर था। तो क्या मैं इन तीनों डिस्टेंसेस को मैं ये लिख सकता हूँ डी माइनस के T1 माइनस के T2, ये लिख सकता हूँ कि नहीं? यस Yes, सर sir. यही वाली डिस्टेंस होगी ना। तो फॉर्मूले में क्या था, डी माइनस के टी था, तो अब इसमें फॉर्मूला क्या होगा, डी माइनस T1 माइनस के T2। अब उसके बाद में क्या था, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। अगर यहाँ पे 4 स्लैब होती, 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में लगा के दे देता, आपसे बोलता इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल के, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के दो, अगर उस तरीके से निकालते पूरा ड्राइव करने का तेल निकल जाता, पूरा टाइम निकल जाता। इसीलिए मैं मना कर रहा था, इस वाले फॉर्मूले को याद मत करना, इस वाले फॉर्मूले को याद करना, क्योंकि इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, एक जुगाड़ बताऊंगा शॉर्टकट वाली। अब अगर आपको कोई दे दे कि पांच वही लगे हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मान लो, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोई मटेरियल है, मान लो ये एक स्लैब लगी हुई है, ये एक स्लैब लगी हुई है, ये एक स्लैब है और ये एक स्लैब है, 4 स्लैब लगी हुई है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, और ये वाली डिस्टेंस वही D है टोटल, ये वाली टोटल डिस्टेंस है। अब मैं सिंपल लिख सकता हूँ, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब देखो सिंपल सी इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ डायरेक्टली, एप्सिलॉन नॉट, बोलो साथ साथ बोलो जरा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी टी माइनस माइनस Silent T1 note. माइनस T2 माइनस टी T3 माइनस T4 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस T4 अपॉन K4। एग्जैक्टली सब कुछ समझ में आ गया। मतलब अब चाहे कितने भी दे दें, मेरे को कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई, मैं सी इक्विवेलेंट सीधा निकाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर हुआ आपको ये? यस सर Yes, sir. ओके देन आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है, इसको और करो जरा, करो जरा इसको सॉल्व। टाइम मेरा आपका क्लास का होने वाला है, इसलिए मैं ही करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, टाइम का बड़ा इशू रहता है। एक तो आप लेट आते हो ना थोड़ा सा। चलो आप एक काम करो, इसको होमवर्क में रखो, इसको होमवर्क में रखो, हो जाएगा क्वेश्चन। वैसे वही वाला मेथड आप अपना लेना, या तो ये आप दोनों को इक्विवेलेंट, दोनों के लिए अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल लेना। जैसे सी देखो, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, हमने क्या किया, टोटल फॉर्मूला ये होता है, हमें दिया हुआ है ये कितना 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड दे रखा है हमें, जब एयर थी, जब कोई मटेरियल नहीं था दोनों के बीच में, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था,
अब हमें मान ले तो उसके दो तीन तरीके, एक तरीका ये भी है, इसके लिए भी कैपेसिटेंस मान लो C1 है, इसके लिए C2 है, तो दोनों के लिए अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल लो। एप्सिलॉन नॉट A3 अपॉन dy3 क्या है, ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करने के बाद 9C आया, C2 को सिमिलरली सॉल्व करेंगे, इससे भी 9C आया। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या है भाई, इक्विवेलेंट, इनको हम क्या मान सकते हैं, सीरीज में मान सकते हैं ना दोनों को। तो C1 और C2 ये भी एक तरीका होता है, वो तरीका तो है ही है, ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो। तो कैपेसिटर दोनों सीरीज में हैं, तो अब हमने क्या किया, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये वाला फॉर्मूला लगाया, सिंपली ये वाली वैल्यू पुट के 9C इंटू 9C अपॉन 18C, C से C कैंसिल हो जाएगा, नहीं C स्क्वायर रहेगा ना ऊपर, तो C तो बचेगा 9/2 इंटू C की वैल्यू हमने ये वैल्यू दी हुई है, तो आपका आंसर आ जाएगा 40.5 पिकोफैरेड। एक छोटा सा कंसेप्ट और है इसके बाद में, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं इस चीज को। अगर आपको डाउट फिर भी लगे ना इस क्वेश्चन में, तब आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे हम इसको, डोंट वरी। अब हम आते हैं कि एक सेकेंड जरा, इसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे यार, ज्यादा हो रहा है। एक काम करेंगे, हम इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि फास्ट में आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा ये, थोड़ा सा ये, चलो ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फर्क क्या पड़ना है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से होता क्या है, ये थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हमने किसी कैपेसिटर में लगा दिया और उसका मान लो कैपेसिटेंस इनिशियली था C0 का मतलब है इनिशियली, जब हमारा उस कैपेसिटर के बीच में एयर था तब का कैपेसिटेंस है। तो अगर हमने उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया था कि जब सर पूरा टोटल मान लो ये कोई कैपेसिटर है और इसमें पूरे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर मैंने लगा दिया, और इसका कांस्टेंट है K, मान लो जब इसमें एयर थी तब इसका C0 था, तो अब अगर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आपका हो जाएगा KC, यानी कि K टाइम्स बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस आपका K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो होता क्या है, अब देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं विद डाइलेक्ट्रिक से, हमने क्या किया, कैपेसिटर है आपका, तो कैपेसिटर चार्ज था, हमने उससे बैटरी हटा ली। बेटा इसको मैं कल बताऊंगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, तो इसको हम रखते हैं कल के लिए, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको फील दिलाऊंगा इसके लिए। अब जल्दी में रह जाएगा, मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा क्लास में, क्योंकि टाइम हो चुका है। और आपको समझ में तो आया आज की क्लास में? यस सर। हाँ? Yes, sir. कोई अगर डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है? यस सर। Yes, sir. और क्लियर है सब कुछ? यस सर। ओके देन, ओके। आपकी क्लास से रेस्पॉन्स थोड़ा सा कम रहता है वैसे अदर क्लास के कंपैरिजन में। बोला करो यार, क्लास में आप लोग बोलते नहीं हो, बहुत कम बोलते हो, चुप बैठे रहते हो बस सब लोग, बोला करो सब लोग। जब तक बोलोगे नहीं पता नहीं चलेगा ना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं आपको असाइनमेंट्स नोट्स सारी चीज शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट करनी है, ओके। अच्छा सर हमें सुनते हैं, अच्छा तन्वी बोल रही है हम सुनते हैं, क्या सुनने के साथ साथ हम, मुझे अगर पता लगाना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा, तो आप बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा तेज रहा, उस दिन मैंने क्लास ली थी उसके कंपैरिजन में आज थोड़ा सा तेज रही थी क्लास, इसीलिए मैंने टॉपिक छोड़ दिया। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, समझ में आना चाहिए सारी चीजें, ठीक है? Yes, sir. ओके फिर चलते हैं फिर सब लोग। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, Thank you. Good luck, sir. वेलकम, गुड नाइट, वेलकम।